नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेस पर आपका स्वागत है। डेट आज की 24 फरवरी 2022। देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल आइडिया पेज से इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। हमारे पास में मेन 3 आर्टिकल्स हैं, तीनों को देखेंगे। ये जो 2 आर्टिकल्स आपके सामने, दोनों के दोनों यूक्रेन क्राइसिस, रशियन एग्रेशन उससे संबंधित है। तो ज़्यादा कुछ ना जानते हुए केवल लास्ट में समरी लेंगे, ठीक है। मेन जो आर्टिकल्स हैं उन पे हम नज़र डालें तो एक आर्टिकल तो है ये वाला, रोड टू नेचुरल फार्मिंग, कि कैसे हमारे एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस को हम केमिकल फ्री बना सकते हैं। सजेशंस दिए जा रहे हैं, बहुत ही अच्छा आर्टिकल है, जानेंगे। दूसरा आर्टिकल हम देखेंगे कि कैसे हम साइंस को और ज़्यादा इंक्लूसिव बना सकते हैं। दैट मीन्स जेंडर न्यूट्रल बनाने के लिए हमारे पास में क्या क्या एफर्ट्स ऑलरेडी किए जा चुके हैं और क्या एक्चुअल में इंटरनेशनली और इंडिया लेवल पे स्टेटस है वुमेन का, अगर साइंस में कंट्रीब्यूशन की बात की जाए तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से इस आर्टिकल को देखेंगे। तीसरा, हमारी जो नेवी है किस तरीके से अपने आप को और ज़्यादा एडवांस कर सकती है, बट जिस तरीके से पेंडेमिक ने जो हैवॉक मचाया है और इकोनॉमी के लिए जो क्राइसिस का कारण बना है ये पेंडेमिक, तो ऐसे में राइटर जो है वो ये सजेशन दे रहे हैं कि हमें पहले समझने की ज़रूरत है कि सिचुएशन की ग्रेविटी कितनी है, कि हमें वाकई में क्या तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर को कमीशन करना चाहिए या उसके बारे में सोचना चाहिए। तो पूरा डिटेल में देखेंगे, अच्छा ओपिनियन है। तो 3 आर्टिकल से तीनों को डिटेल में देखते हैं अब। फर्स्ट आर्टिकल है रोड टू नेचुरल फार्मिंग। देखो आर्टिकल को लिखा है अभिषेक जैन जी ने। देखो यहाँ पर आर्टिकल को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी बात है, वो ये कि जो भी स्कीम्स के नाम इस आर्टिकल में आए उन स्कीम्स की डिटेल आप खुद से पढ़ोगे यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो चलिए, मुद्दा क्या है कि फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने फिर से एक बार अपनी तरफ से कहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो कमिटेड है नेचुरल, केमिकल फ्री, ऑर्गेनिक, जीरो बजट फार्मिंग के लिए। इसका मतलब कि हम केमिकल्स को मिनिमाइज करेंगे यूज़ करने में, जो भी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस होती हैं, और ऑर्गेनिक मैन्योर या उन पे डिपेंडेंसी हमारी ज़्यादा होगी, और जहाँ की क्लाइमेट है उस क्लाइमेट के हिसाब से वहाँ पर एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस की जाएगी। दैट मीन्स नेचर जो अलाउ करती है उस तरीके की क्रॉपिंग पैटर्न को हम फॉलो करेंगे, और बजट जो है वो मिनिमाइज करेंगे। दैट मीन्स एक फार्मर जब अपने खेत में खेती करे तो एक सस्टेनेबिलिटी आ सके, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा पैसा उसको इन्वेस्ट करना पड़ रहा है, ठीक है। तो इस केस में नेचुरल, केमिकल फ्री, ऑर्गेनिक एंड जीरो बजट फार्मिंग के ऊपर फिर से बजट में स्टेटमेंट दिया गया। बोले ये पिछले 4 बजट्स में से 3 बार ऐसा हो चुका है जब नेचुरल फार्मिंग को मेंशन किया गया है बजट स्पीच में। तो राइटर ये कह रहे हैं कि एफएम जो है, फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने नेचुरल फार्मिंग या जो केमिकल फ्री फार्मिंग की बात की है उसको पूरे देश में फैलाने की बात की है। इसमें मेनली फोकस किया जाएगा गैंजेटिक बेसिन, मतलब गंगा और उसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं उनके आसपास के रीजन में। तो मुद्दा ये है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर है उनके द्वारा क्या प्रॉपर अलोकेशन या उनके लिए क्या कोई प्रॉपर अलोकेशन किया गया है। देखो, जब भी कोई स्कीम इंप्लीमेंट करनी हो तो उसके लिए बजटरी रिक्वायरमेंट होती है। अब अगर बजट प्रॉपर नहीं होगा तो केवल एक फौरी तौर पे केवल एक बातचीत करने से कोई काम थोड़े ना होगा। ग्राउंड रियलिटीज़ को समझना होगा, पैसा खर्च करना होता है, वो सारे काम होते हैं। तो अगर हम अभी की बात करें तो नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए सरकार की कौन सी स्कीम चल रही है? द परंपरागत कृषि विकास योजना। इसके अलावा एक नेशनल प्रोजेक्ट ऑन ऑर्गेनिक फार्मिंग। ये 2 प्रोजेक्ट ऑलरेडी चल रहे हैं, पर इन दोनों प्रोजेक्ट्स के बारे में बजट में कोई मेंशन नहीं किया गया। इसका मतलब इनके लिए कोई बजटरी एलोकेशन एडिशनल, जो चल रहा है वो चल रहा है, एडिशनल कुछ करने की बात यहाँ पर नहीं की गई है। तो ऐसे, और दूसरी चीज़ कि हमारे यहाँ पर जो ये जो कृषि विकास योजना है ना, इसमें ऑलरेडी अभी पिछले 3-4 सालों की बात करें, जब से ये स्कीम लॉन्च हुई है तब से लेकर अभी तक, यहाँ ईयर ऑन ईयर इस स्कीम में 4.2 टाइम्स एक्स्ट्रा बजटरी एलोकेशन हुआ है, ठीक है। तो ओवरऑल देखें तो इस स्कीम के लिए कितना बजटरी एलोकेशन है? अराउंड 10,433 करोड़ रुपीज़। तो ऐसे में ग्राउंड इम्प्लीमेंटेशन के लिए जितने पैसे की ज़रूरत है वहाँ पर कहीं ना कहीं फंडिंग अवेलेबल है, पर वो शॉर्टेज है, और प्रॉपर यूटिलाइजेशन अगर उन फंड्स का हो जाए तो हमें कुछ आउटकम भी मिलेगा। मतलब बजट एलोकेशन है पर उतनी ज़्यादा नहीं है जितनी चाहिए, पर फिर भी जो अवेलेबल है उसको अगर यूटिलाइज किया जाए तो हमें आउटकम मिल सकते हैं। तो भाई, कैसे हम केमिकल फ्री फार्मिंग को प्रमोट कर सकते हैं, ये यहाँ पर सजेशन दे रहे हैं राइटर। तो फर्स्ट जो सजेशन है दैट इज़ कि हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए उन एरियाज़ में जो एरियाज़
रेन फेड हैं। दैट मीन्स हमारे यहाँ पर आपको पता है हमारी एग्रीकल्चर क्या है, गैम्बल ऑफ मॉनसून। तो मॉनसून पे डिपेंडेंसी जहाँ जहाँ पर भी है एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस की, वहाँ पर हम नेचुरल फार्मिंग को ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं बजाय कि गेंजेटिक प्लेन्स के या गेंजेटिक बेसिन के। क्योंकि क्या होता है कि अगर हम इरिगेशन फैसिलिटी जहाँ जहाँ पर अवेलेबल है, जैसे गंगा का एरिया, गंगा की जो ट्रिब्यूटरीज हैं, सहायक नदियाँ हैं, उन वाले एरियाज में इरिगेशन फैसिलिटी अच्छी खासी है, और दूसरी तरफ जो रेन फेड एरिया है वहाँ पर केवल बारिश के सीजन में ही खेती की जाती है। तो ऐसे में इरिगेशन वाले एरिया में पर हेक्टेयर बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर यूज़ किया जाता है एज कम्पेयर टू रेन फेड एरिया। तो हमें क्या करना है, फर्टिलाइजर्स को तो कम यूज़ करवाना है ना, केमिकल फ्री तो करना है। तो हमारा फोकस इरिगेशन की बजाय, इरिगेटेड एरियाज़ की बजाय रेन फेड एरिया पे होनी चाहिए। वहाँ पर ये जो शिफ्टिंग है ना, ये आसान भी होगी, क्योंकि इरिगेशन जहाँ पर है वो तो पूरे साल थ्रू आउट ईयर वो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस करते रहते हैं। तो उन लोगों को, वहाँ के फार्मर्स को अगर आप ये कहोगे कि हाँ जी नेचुरल फार्मिंग की तरफ शिफ्ट हो, तो वो इतना आसान नहीं होगा जितना आसान कि इन पर्टिकुलर रेन फेड एरियाज में हम केमिकल फ्री फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए एक तरीके से एनकरेज करें फार्मर्स को, तो फार्मर्स डेफिनेटली उस चीज़ के लिए कोशिशें करेंगे। ठीक है, इसके अलावा फार्मर्स को इसका फ़ायदा भी मिलेगा कि किस तरीके से उनकी क्रॉप यील्ड है वो राइज हो सकती है, और इनपुट कॉस्ट है वो भी रिड्यूस हो सकती है, और लॉन्ग टर्म में उनकी सॉइल की फर्टिलिटी है वो भी मेंटेन रह जाए। तो इस चीज़ पर हमें ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। इसके आगे अगर देखें तो राइटर बोल रहे हैं कि इस तरीके की प्रैक्टिसेस हम राजस्थान जैसे स्टेट्स में हम अप्लाई कर सकते हैं, जहाँ पर फार्मर्स ऑलरेडी अपना इंटरेस्ट शो कर रहे हैं कि हाँ हमें कम से कम पानी लगने वाली खेती करनी चाहिए, क्योंकि पानी की शॉर्टेज है, क्योंकि डार्क जोन में डिक्लेयर हो रहा है राजस्थान का बहुत बड़ा हिस्सा। ठीक है, और इसमें भी मेनली अगर देखें तो ट्राइबल कम्युनिटी के जो लोग हैं, जो कि ज़्यादातर रेन फेड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस किया करते हैं। तो एक तो सजेशन ही आ गया। दूसरा, हमें एक फार्मर्स का एक ऑटोमेटिक एनरोलमेंट का सिस्टम तैयार करना चाहिए कि जो फार्मर्स खुद से ट्रांजिशन कर लें, किससे, फर्टिलाइजर से, विदाउट फर्टिलाइजर एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस की तरफ, मतलब केमिकल फ्री फार्मिंग की तरफ अगर वो मूव करें। तो इसके लिए क्या किया जाए कि भाई उनकी खेती करने का जो प्रैक्टिस है उनको एनकरेज करना है। तो जो हमारे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो चल रही है ना, उसमें उन फार्मिंग एरियाज़ को इंश्योर करने की ज़रूरत है, सिक्योरिटी देने की ज़रूरत है। क्योंकि सीधी सी बात है, अगर सिक्योरिटी आप नहीं दोगे तो फिर फार्मर्स क्यों एनकरेज्ड फील करेंगे, उनको तो फिर नुकसान थोड़े ना उठाना है। एक पूरा फसल का पूरा जो एक क्रॉपिंग इस सीज़न है वो ख़राब थोड़े ना जाने देंगे। तो ऐसे में हमें ट्रांजिशन के लिए क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की, कम से कम पानी खपे या कम से कम पानी कंज्यूम करने वाली जो फसलें हैं वो उगाने के लिए हम उनको एनकरेज करें, तो उनको सिक्योरिटी देनी ज़रूरी है। और साथ में फार्मिंग प्रैक्टिसेस को चेंज करने के लिए उनको टाइम टू टाइम ट्रेन किया जाए कि भाई ये स्कीम का फ़ायदा आपको मिल जाएगा, ये कुछ कंडीशन है, ये आपको फॉलो करनी होगी। तो वो क्यों नहीं फॉलो करेंगे? तो ऐसे में फार्मर्स की जो एपेटाइट है ना वो अपने आप इंक्रीज़ होगी। एपेटाइट का मतलब उनकी भूख, कि वाकई में कि कैसे भी करके हम ऐसे एफर्ट्स करें जिससे कि कम से कम पैसे में ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हो और सिक्योर भी रहे, टेंशन भी नहीं रहे फ्यूचर की। तो बोला ट्रांजिशन को हम स्मूथली इस तरीके से इंश्योर कर सकते हैं। इसके आगे थर्ड सजेशन राइटर ये दे रहे हैं कि हमें माइक्रो एंटरप्राइजेस को प्रमोट करना चाहिए, जो कि इनपुट्स जो चाहिए हैं केमिकल फ्री फार्मिंग के लिए वो इनपुट प्रोवाइड करे। जैसे बीज कैसे चाहिए होंगे, खाद किस तरीके से तैयार कर सकते हैं, कहाँ पर अच्छी फैसिलिटी हो सकती है। तो इस तरीके से क्या हो सकता है कि जो फार्मर्स केमिकल बेस्ड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस से केमिकल फ्री फार्मिंग की तरफ अगर ट्रांजिशन करना चाहें तो उनको एक सपोर्ट प्रोवाइड किया जाए। दैट मीन्स कि उनको सस्ते में अच्छी क्वालिटी के नेचुरल इनपुट्स अवेलेबल कराए जाएं। अब देखो सीधी सी बात है, हर किसी फार्मर के पास में ना तो टाइम है, ना इतनी कोई पेशेंस है, ना धैर्य है उसके पास में, और इतना भी टाइम नहीं होता उनके पास में कि हर एक फार्मर अपने खेत के लिए अपने हिसाब से अपने घर पर ही इनपुट तैयार कर ले। तो इन चैलेंजेस को एड्रेस करने का तरीका, हम एक विलेज लेवल पे इनपुट प्रिपरेशन और सेल्स शॉप्स ओपन कर सकते हैं। इसका मतलब कि 2 गाँव के बीच में एक दुकान खोल दी जाए
वो जो होगी उस दुकान में, जो भी इंडिविजुअल लेडी या फिर यंग इंडिविजुअल जो भी बैठेगा, वो इन इनपुट्स को अपने यहाँ पर एक इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से डेवलप करेगा और वहाँ पर वो सस्ती रेट पे उनको अवेल करा देगा फार्मर्स को। तो इससे क्या होगा, एक तो लाइवलीहुड अर्न करने का मौका मिल गया और फार्मर्स को सस्ते रेट के ऊपर नेचुरल फार्मिंग प्रैक्टिस करने के लिए जो इनपुट्स रिक्वायर्ड है वो भी अवेलेबल हो गए। तो तीसरा सजेशन ये हो गया राइटर का। चौथा कि जो एनजीओज हैं, जो भी हमारे यहाँ पर सिविल सोसाइटी के स्टेक होल्डर्स हैं, उनको भी हमें इस प्रैक्टिस में इंडक्ट करने की ज़रूरत है। जैसे कि जो फार्मर्स ऑलरेडी काम कर रहे हैं, लगभग आप देखो CEEW रिसर्च जब की गई, CEEW के द्वारा जब रिसर्च की गई, तो इनका ये मानना है कि एटलीस्ट 5 मिलियन मतलब 50 लाख फार्मर्स है ना, वो तो ऑलरेडी सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस को प्रमोट कर रहे हैं, जिनमें 100 से ज़्यादा एनजीओज इन्वॉल्व हैं उनको कोलैबोरेट करने में। मतलब एनजीओज जो हैं वो अच्छे से पार्टिसिपेट कर रहे हैं सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को प्रमोट करने में। तो क्यों ना हम इनको और ज़्यादा एनकरेज करें। इससे क्या होगा कि वो ऑन फील्ड डेमोन्स्ट्रेशन दे पाएंगे। दैट मीन्स खेतों में जाकर के दिखाएं कि भाई आप आओ, इधर देखो, इसने देखो केमिकल फ्री फार्मिंग की है, नेचुरल फार्मिंग की है और इसका इतना बेनिफिट मिल रहा है, तो आप भी इस तरीके की बेस्ट प्रैक्टिसेस को फॉलो करो, कितना फ़ायदा हो जाएगा। एग्जैक्टली वैसे ही जैसे कि आंध्र प्रदेश में जीरो बेस्ड नेचुरल फार्मिंग जो है उसको प्रमोट किया जा रहा है। 4 सजेशन हो गए। 5वां सजेशन, हमें एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज़ में भी कैरिकुलम एक्टिविटीज़ इस तरीके की डेवलप करनी होगी जहां पर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर से संबंधित जो भी प्रैक्टिसेस हैं उनके बारे में जो स्टूडेंट्स हैं, जो भी एस्पिरेंट्स हैं, उनको नॉलेज दिया जा सके, जिससे कि रिसर्च भी अच्छी हो और फिर बाद में वो आगे जा कर के एक प्रोमोटर की तरह काम भी कर पाएँ। तो 5वां सजेशन। 6वां सजेशन ये आ जाता है कि कम्युनिटी पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, जिसमें यंग हो या बच्चे हो या बूढ़े हो, उनमें अवेयरनेस, उनको इंस्पायर किया जाए। एक सोशल सपोर्ट जब तक किसी भी मूवमेंट को नहीं मिलेगा ना, ये भी अपने आप में एक मूवमेंट ही है, आंदोलन ही है, जिसमें केमिकल फ्री एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस को प्रमोट करना चाहते हैं। तो इसमें कम्युनिटी इंस्टीट्यूशन का पार्टिसिपेशन होना ज़रूरी है। तो क्यों ना हम एक ऐसा इकोसिस्टम तैयार करें जहां पर फार्मर्स को सीखने का मौका भी मिले और साथ में फार्मर्स को इस तरीके की प्रैक्टिसेस जिसमें केमिकल्स का मिनिमम यूज़ किया जाए, उस प्रैक्टिसेस को सपोर्ट या प्रमोट करने का इकोसिस्टम तैयार हो, जहां पर अवेयरनेस हो, कोऑपरेशन हो, एनकरेजमेंट हो। तो वो चीज़ हमें करनी चाहिए। 7वां सजेशन कि हमें जो एक होता है ना कि सर्विलियंस, वो भी मेंटेन रखना ज़रूरी है। कैसे कि जब कभी किसी फार्मर ने अगर इस तरीके से केमिकल फ्री एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस की तरफ जाना डिसाइड कर लिया और वो जब प्रैक्टिस कर रहा है और अपनी फार्मिंग एक्टिविटीज़ को कर रहा है, तो आप कम से कम उनको ऑब्जर्व तो करो कि इम्पैक्ट क्या आ रहा है। प्रॉपर मॉनिटरिंग होनी चाहिए। नहीं तो पता पड़ा कि एक फार्मर ने डिसाइड किया कि हाँ जी, मुझे सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस की तरफ जाना है, नेचुरल फार्मिंग की तरफ जाना है, केमिकल फ्री एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस करनी है, पर पता पड़ा उसको नुकसान हो गया। तो ऐसे में तो पता नहीं कितने लोगों की लाइवलीहुड है उसके ऊपर नुकसान पहुंच जाएगा। तो हमें प्रॉपर मॉनिटरिंग भी रखनी ज़रूरी है। एंड देन फाइनल सजेशन वो ये है कि हम एक तरफ एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस को सस्टेनेबल बनाना चाहते हैं, तो दूसरी तरफ हम मिलेट, दैट मीन्स जो न्यूट्रिशनल फूड है उसको हमें राइज करना है। तो क्यों ना हम केमिकल फ्री मिलेट एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस को प्रमोट करें, क्योंकि मिलेट्स में क्या है, मोटा अनाज होता है, मोटे अनाज को पानी की कम ज़रूरत होती है, केमिकल फर्टिलाइजर्स की भी इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। तो इस केस में क्यों ना मिलेट्स को केमिकल फ्री एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में ज़्यादा प्रमोट किया जाए। इससे क्या होगा, आप एग्रीकल्चर को सस्टेन तो कर ही रहे हो, बाकी इसके साथ साथ में जो न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम है हमारे बच्चों में, विमेन में, उसको भी हम ठीक कर सकेंगे। तो ऐसे में हमारा जो फूड सिस्टम है ना, इसमें एक हॉलिस्टिक चेंज आना ज़रूरी है। चाहे वो डिमांड की बात करो, चाहे प्रोडक्शन की बात करो या सप्लाई चेन की बात करो। तो ऐसे में 2022-23 के साल के लिए हम आशा कर सकते हैं कि ये एक अपने आप में इन्फ्लेक्शन पॉइंट, दैट मीन्स एक टर्निंग पॉइंट होगा, जिसमें हमारी जो इंटेंट है उसको हम एक्शन में कन्वर्ट कर पाएंगे, जिसमें हमारा मेन टारगेट क्या है, केमिकल फ्री फूड सिस्टम। ठीक है, तो ये था पूरा आर्टिकल, बहुत ही बढ़िया आर्टिकल था। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है अ मोर इंक्लूसिव साइंस। आर्टिकल को लिखा है निमिता पांडे और कृष्ण रवि श्रीनिवास ने। देखो इस आर्टिकल में
शुरुआत में तो केवल डेटा दिया गया है, उसमें से आपको 1 या 2 पॉइंट नोट डाउन करना है कि साइंस में वुमेन रिप्रेजेंटेशन कितना है इंटरनेशनल लेवल पे और इंडिया लेवल पे, और उसके बाद में हम देखेंगे कि क्या क्या एफर्ट्स किए गए हैं साइंस में वुमेन के इंडक्शन के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा इंक्लूजन के लिए। तो ये 3 मेन पॉइंट यहाँ से निकलेंगे। बाकी आर्टिकल एक थीम शो कर रहा है, वो हम समझेंगे अच्छे से, ठीक है। तो शुरुआत होती है कि ये एक कॉमन डिस्कशन है कि वुमेन का जो रिप्रेजेंटेशन है वो बहुत ही कम है साइंस के सेगमेंट की बात करें, फिर चाहे वो रिक्रूटमेंट लेवल की बात करो या प्रमोशन में बात करो, अवार्ड अगर दिए जाते हैं किसी भी अच्छी परफॉर्मेंस के लिए, या फिर जो साइंस एकेडमीज़ हैं जहां पर मेंबर या फेलोज़ हैं वो अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं, या फिर साइंस में लीडरशिप स्किल्स के तौर पे जो पार्टिसिपेशन आता है, लीडरशिप की जो पोजीशन है वहाँ पर साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस में पोजीशन की बात करें, तो हमेशा अंडर रिप्रेजेंटेशन देखने को मिल रहा है वुमेन का। और ये जो ट्रेंड है ये इंटरनेशनली देखा जा रहा है, केवल इंडिया स्पेसिफिक ही हम इस पे ध्यान दें तो इंडिया स्पेसिफिक आपको और थोड़ी ग्रेवर सिचुएशन दिखती है। साइंस एकेडमीज़ की अगर हम बात करें तो देखो एक स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया फॉलो किया जाता है। सबसे पहली चीज़ तो कि भाई वहाँ पर प्रॉपर जो एक रिकग्निशन होना चाहिए, अचीवमेंट्स होना चाहिए किसी भी इंडिविजुअल का अगर उनको फेलोशिप देनी हो तो। पर सवाल क्या आ जाता है कि क्या वहाँ पर आप जेंडर न्यूट्रलिटी को इस पर फोकस कर पा रहे हो, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं साइड होती चली जाती है। इवन रॉयल सोसाइटी, ब्रिटेन की जो रॉयल सोसाइटी है वहाँ पर भी आप देख सकते हो, जो कि सबसे रिस्पेक्टेबल और प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशंस में से एक है, वहाँ पर भी अंडर रिप्रेजेंटेशन है वुमेन का। हिस्टोरिकली अगर हम देखें तो एकेडमीज़ में मेल्स की डोमिनेंस बहुत ज़्यादा रही है, एक तरीके से मर्दों का अखाड़ा सा लगता है। जैसे वुमेन साइंटिस्ट हैं उनकी प्रेजेंटेशन बहुत कम है, चाहे उनका कितना ही अच्छा कंट्रीब्यूशन हो, कितना ही अच्छा उन्होंने काम किया हो। 20th सेंचुरी में एक शुरुआत हुई थी कि हाँ भाई औरतों को भी अब मौका मिलना चाहिए साइंटिस्ट के तौर पे मेंबर बनने का, और किसमें, यूरोपियन एकेडमीज़ में। पर सवाल यह है कि ग्लोबल पिक्चर कुछ और ही सिचुएशन शो करती है आज के टाइम पे, जब हम 2020-21 के डेटा को एनालाइज करेंगे अभी, जिसमें जेंडर इनसाइट, जिसमें फुल फॉर्म क्या होगी, जेंडर इन साइंस इनोवेशन टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग। जेंडर इनसाइट के द्वारा एक रिसेंट स्टडी की गई, और इसके साथ में एक और इंस्टीट्यूशन था दैट वाज इंटर एकेडमी पार्टनरशिप IAP, और एक और इंस्टीट्यूशन था इंटरनेशनल साइंस काउंसिल ISC। तो इन तीनों ने, जेंडर इनसाइट, IAP और ISC ने मिलकर के जब रिसर्च की अपनी पूरी, तो पता पड़ा कि 2015 में केवल 13%, 2020 में केवल 16% सीनियर एकेडमीज़ में विमेन मेंबरशिप देखने को मिली इंटरनेशनली। अब आप देख लो कि कितना रिप्रेजेंटेशन आ रहा है, बहुत ही कम। फिर आप आगे देखो, एक सेकंड रुकिए प्लीज। और अगर इंटरनेशनली देखें तो केवल सबसे अच्छा परफॉर्म करने वाला जो इंस्टीट्यूशन है दैट इज एकेडमी ऑफ साइंस ऑफ क्यूबा, ठीक है। वहाँ पर 33% रिप्रेजेंटेशन है वुमेन का, जो भी मेंबर्स हैं इस साइंस एकेडमी में। 2015 की अगर बात करें तो सेम सी स्टडी वहाँ पर कंडक्ट की गई थी, तब ये पता पड़ रहा था कि उस टाइम पर बहुत ही कम, मतलब एक तरीके से रिकमेंडेशंस भी दी गई थी बहुत सारी स्टडी के होने के बाद में कि वाकई में वुमेन रिप्रेजेंटेशन को राइज करना चाहिए हमें साइंस एकेडमीज़ में। पर अनफॉर्चुनेटली 2020 में बहुत ही रेयर ऐसा हो रहा है कि जहाँ पर रिप्रेजेंटेशन 50% भी नहीं पहुँच पा रहा है, 34% तक ही बोलो पहुँच पा रहा है उन सोसाइटीज़ में जहाँ पर आप कह सकते हो कि वुमेन पार्टिसिपेशन को बहुत ज़्यादा एनकरेज किया गया, ठीक है। और इसके अलावा जेंडर इक्वालिटी की बात भी बहुत ज़्यादा की गई है अलग अलग जगहों पर, ठीक है जी। इसकी मतलब जो सजेशन थे ना वो भी 34% तक की गई, जबकि रिप्रेजेंटेशन तो बहुत ही कम है, ठीक है। फिर अब देखो हम टू द पॉइंट आते हैं इंडिया में। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट की बात करें क्योंकि डेटा बहुत ज़्यादा एनालाइज कर रहे हैं ये, तो ऐसे में आप रिप्रेजेंटेशन वो स्टडी है ना उसके हिसाब से देख लेना। दूसरा, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में हम देखें तो एक सर्वे कंडक्ट हुआ 2020 में, तब ये पता पड़ा कि इंडिया में 1044 मेंबर्स हैं इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी में, INSA में, जिसमें आप देख सकते हो 89 जो थी वो वुमेन थी। अब आप देख लो 1044 में से 89 वुमेन ओनली, और 2000 ठीक है, जो कि केवल 9% रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब आप देख लो कितनी बुरी सिनेरियो 2020 में आ रही है, ठीक है। इसी तरीके से आप देख सकते हो 2015 में तो इससे भी बुरा हाल था, केवल 6% वुमेन साइंटिस्ट मेंबर हुआ करती थी। तो हमारे लिए डेटा है 2020 वाला इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब कि अंडर रिप्रेजेंटेशन अभी भी प्रिवेल कर रहा है। हमारे यहाँ पर अगर देखें तो इंपॉर्टेंट 3 इंस्टीट्यूशंस आते हैं,
अगर साइंस एकेडमी की बात करें तो एक तो होता है इंडियन नेशनल साइंस एकेडमीज, दूसरा है द नेशनल एकेडमीज हो गया, दूसरा हो गया इंडियन एकेडमी ऑफ साइंस, इसके आगे, और इसके आगे तीसरा जो इंस्टीट्यूशन है दैट इज़ नेशनल एकेडमीज। तो इन तीनों इंस्टीट्यूशंस में हमारे यहाँ पर वुमेन रिप्रेजेंटेशन को एनहेंस करने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिशें की जा रही है और ज़रूरत भी है, क्योंकि यहाँ पर अंडर रिप्रेजेंटेशन है, जैसे कि हमने ऑलरेडी देख लिया इंडिया में क्या हाल हो रहा है। तो ऐसे में INSA पहली बार अपनी तरफ से एक वुमेन प्रेसिडेंट को इलेक्ट करता है 2019 में, जिनका नाम है चंद्रिमा शाह। ठीक है, तो इनके द्वारा बहुत कोशिशें की गई कि IAS के द्वारा कुछ अपनी शुरुआत हो गई एक तरीके से कि वुमेन जो है वो लीडरशिप के रोल में आ गई। ठीक है ना, और ये IAS का मतलब यहाँ पर इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज नहीं है, ध्यान रखें आप, इंडियन एकेडमी ऑफ साइंस, उनके द्वारा एफर्ट्स किए गए और फिर उन्होंने ये देखा कि एक के तरीके से हम क्या कर सकते हैं जिससे कि वुमेन रिप्रेजेंटेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाया जा सके, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में देखो जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को हम बिल्कुल डिस्कार्ड करते हैं, बिल्कुल इक्वालिटी को हम प्रमोट करते हैं। आर्टिकल 15 में जेंडर या सेक्स बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन हमारे यहाँ पर अलाउड नहीं है। ठीक है, इसके अलावा वर्क प्लेसेस में सेक्सुअल हैरेसमेंट है, उससे संबंधित भी लॉज अवेलेबल हैं। इसके अलावा जेंडर बायसेस हम प्रमोट नहीं होने देना चाहते, और इंस्टीट्यूशन में इंफ्रास्ट्रक्चर जो चाहिए जहाँ पर विमेन इजीली सर्वाइव कर सके या अपनी जो प्रेजेंटेशन है उसको अंडर थ्रेट ना समझे, तो उसके लिए जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करना और एक्सप्लिसिट ह्यूमन राइट्स के तौर पे कंसिडर करना कि वाकई में अगर हम मानव अधिकारों की बात करें तो उनमें जो जेंडर इक्वालिटी है उसको हम प्रमोट करेंगे। तो एक तो ये इन्होंने अप्रोच अपनाई। दूसरी अप्रोच IAS ने क्या अपनाई है कि कुछ ऐसे एलिमेंट सिस्टम में ढूंढे जाएंगे जो कि विमेन का साइंस में एडवांसमेंट को कहीं ना कहीं रोकते हैं। इसका मतलब जो भी इम्पेडिमेंट्स हैं, जो भी रुकावटें हैं ना विमेन के एक साइंस में करियर बनाने के लिए, उन रुकावटों को सॉल्व किया जाएगा आइडेंटिफाई करने के बाद में। तीसरा, सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, जिससे कि वो साइंटिफिक प्रोफेशन की तरफ अट्रैक्टेड फील करें। चौथा सजेशन यहाँ पर ये है कि IAS ने जो अडॉप्ट किया अपनी तरफ से कि वुमेन अगर साइंस में आती है तो उनको क्या रिस्क हो सकती है और क्या उनके करियर में हिंड्रेंसेज हैं, उन हिंड्रेंसेस को पहले आइडेंटिफाई करते हुए उनको पहले से ही रेक्टिफाई कर दो, एलिमिनेट कर दो। तो इस तरीके से चौथा सजेशन। पांचवा सजेशन कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन के साथ एंगेज करे, सोशल सोसाइटी के साथ एंगेज करे, जिससे कि जेंडर इक्वालिटी को प्रोमोट किया जाए जनरल तौर पे भी, चाहे वो कोई सी भी जॉब हो, कोई भी प्रोफेशन हो, कोई भी जगह हो। और साइंस की बात करें तो पर्टिकुलरली तो ये 6 प्रोन्स्ड स्ट्रेटेजी यहाँ पर, ये 5 प्रोन्स्ड पॉलिसी यहाँ पर बताई जा रही है, जिसके बेसिस पे हम वुमेन का इंडक्शन कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, किसमें, साइंटिफिक सेगमेंट में। और ये कि ये चीज़ आप सजेस्ट करते हो दूसरे सेक्टर्स के लिए भी सजेस्ट कर सकते हो। तो ये अपने आप में पैराग्राफ इंपॉर्टेंट था। तो ऐसे में राइटर ये बोलना चाह रहे हैं कि देखो हर एक कमिटमेंट जो है वो अपनी खुद की एक सिग्निफिकेंस रखता है, और उसमें एक हमारा कंट्रीब्यूशन अगर प्रॉपर हो जाए तो सिनर्जीज लाई जा सकती है। इसका मतलब जो गैप्स हैं उनको हम करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यही प्रायोरिटीज़ IAS ने अपनी तरफ से फिक्स की है और उसी हिसाब से वो इंस्टीट्यूशनल सेगमेंट में अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो इनिशिएटिव है ना, ये करंट अंडर रिप्रेजेंटेशन को ठीक कर सकता है। फेलोशिप में वुमेन का ज़्यादा से ज़्यादा इनकरेजमेंट होगा। इससे फ़ायदा क्या होगा, जेंडर न्यूट्रल सोसाइटी क्रिएट होगी अपने आप में। इसके अलावा अगर देखें तो जिस तरीके से IAS ने इस तरीके के कदम उठाए हैं वही लर्निंग आगे भी अप्लाई की जा सकती है। अच्छा, इसके अलावा एक हम लर्निंग ले सकते हैं रॉयल नेदरलैंड्स एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंस के द्वारा जो एक सिस्टम शुरू किया गया, जिसमें ये था कि एक टाइम ऐसा आ गया था वहाँ पर नेदरलैंड्स में 2017 में केवल 10 वुमेन थी वहाँ पर। ठीक है, 2018 में केवल 6 वुमेन रह गई थी मेंबर के तौर पे इस रॉयल नेदरलैंड्स एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंस में। तो इसको करेक्ट आउट करने के लिए उन्होंने क्या किया कि अब जो भी नया मेंबर आएगा वो वुमेन साइंटिस्ट ही होगा। तो अंडर रिप्रेजेंटेशन को ठीक करने का एक तरीका ये भी है कि आप नए मेंबर्स को आप इंडक्ट करो जिनको भी उनमें से ज़्यादातर आप रेशियो जो है वो वुमेन का इंश्योर कर दो। तो ये भी अपने आप में एक ऐसी प्रैक्टिस है जो कि हम नेदरलैंड्स की प्रैक्टिस से लर्न कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर देखें कि वही चीज़ें रिपीट आ रही है, बाकी तो मेन जो पॉइंट थे वो हमने देख लिए। ठीक है, और जो STIP है दैट मीन्स साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पॉलिसी, इंडिया की जो आने वाली जो पॉलिसी है,
इसमें इस चीज़ पर ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जेंडर इक्वलिटी या फिर जो इंक्लूज़न है वो ज़्यादा होना चाहिए, जिससे कि हम जो एंटिसिपेट करना चाहते हैं ना वाकई में कि कैसी सोसाइटी हो, कैसा साइंटिफिक टेम्पर हमारे यहाँ पर डेवलप हो। इवन यहाँ हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, उसमें भी साइंटिफिक टेम्पर को प्रमोट करने की बात की जा रही है ना, तो क्यों ना हम वहाँ पर सेक्सुअल डिस्क्रिमिनेशन को रिमूव करते हुए साइंटिफिक टेम्पर को अचीव करें। ठीक है, तो इस तरीके से देखो, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, आपको थोड़ा डायनेमिक रहना पड़ेगा। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और हमारी जो एस्पिरेशंस है ना, प्रीएम्बल, फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज़ और डीपीएसपी, ये चार तो ऐसी चीज़ें, इनको तो रट लो आप अच्छे से, क्योंकि इनका लिंक तो बनाना ज़रूरी है हमें, क्योंकि अल्टीमेटली हमें सर्व करना है कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ को। ठीक है ना, तो ये चार चीज़ें तो आप रट ही लो, इनको तो जितना हनुमान चालीसा की तरह रट सको ना उतना अच्छे से रट लो, ये ज़रूरी है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है, दैट इज़ द थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर। आर्टिकल को लिखा है सुजन आर चिनॉय ने। तो इनका ये कहना है, देखो हमारे यहाँ पर फर्स्ट एयरक्राफ्ट कैरियर जो था वो आईएनएस विक्रांत था, जो कि कमीशन किया गया था नेवी में 1961 में। सेकंड एयरक्राफ्ट कैरियर जो था वो आईएनएस विराट था, जो कि 1987 में कमीशन हुआ। पर आज का टाइम अगर हम देखें तो इन दोनों को डीकमीशन किया जा चुका है। ठीक है, और आज हमारे पास में जो एक एयरक्राफ्ट कैरियर अवेलेबल है, इकलौता एयरक्राफ्ट कैरियर, दैट इज़ आईएनएस विक्रमादित्य। ठीक है, तो इसके पास में ये जो है आईएनएस विक्रमादित्य, इसका ओरिजिन है रशिया से। ओके, अब जो है आईएसी विक्रांत, ये देखो जहाँ तक है इसका डेवलपमेंट पूरा हो चुका है। ठीक है, मतलब एक एयरक्राफ्ट तो ये है ही, पहले वाले दोनों तो डीकमीशन हो गए, अभी नेवी के पास नहीं है, इनको तो हटा दिया गया है नेवी से। अब आईएनएस विक्रमादित्य है जो कि रशियन ओरिजिन का है, और एक नया जो एयरक्राफ्ट कैरियर का मतलब बड़ा जहाज, जिस पर ये जो फाइटर जेट्स हैं उनको लैंड कराया जा सके और वहाँ से टेक ऑफ कराया जा सके, उसकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे में इंडिजीनियसली डेवलप्ड ये एयरक्राफ्ट कैरियर है जिसका नाम है आईएसी विक्रांत। अब ये अपने आप में आत्मनिर्भर भारत अभियान का जो एक सेगमेंट है, जिसमें हम डिफेंस में इंडिपेंडेंस लाना चाह रहे हैं, सेल्फ डिपेंडेंस लाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट आउटपुट रहेगा। और एक्सपेक्टेड है कि इस साल के अंत तक हम नेवी में इसको कमीशन कर देंगे, मतलब नेवी को हैंडओवर कर दिया जाएगा आईएसी विक्रांत। तो ऐसे में दो फिर एयरक्राफ्ट कैरियर हो जाएंगे, है ना, एक तो आईएनएस विक्रमादित्य और एक आईएसी विक्रांत। राइटर जो है वो ये बोल रहे हैं कि इंडियन नेवी की बात करें तो हमारे यहाँ पर अगर दो एयरक्राफ्ट कैरियर हो जाएंगे ना, तो इससे जो इंडियन ओशियन में हमारा एक्सपोजर रहता है, आज अगर पूरे इंडियन ओशियन में देखें तो टेरिटोरियल वाटर्स की बात करें या फिर जो कोस्टल लाइन है वो सबसे लंबी जहाँ तक है वो इंडिया की शेयर होती है। तो उस केस में इंडिया को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना पड़ता है। और आज आपको पता है इंडो पैसिफिक रीजन वैसे ही बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड रहता है, तो उस केस में इंडिया के पास में अगर दो एयरक्राफ्ट कैरियर रहते हैं सी बोर्ड में, तो उससे एक बड़ा एरिया इजीली कवर किया जा पाएगा। इसका मतलब एक ऑपरेशनल अवेलेबिलिटी हो जाती है ना, तो टेंशन नहीं रहती। वैसे तो बोलने को तो थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर की बात भी की जा रही है, पर अभी फिलहाल हमारे पास में दो अवेलेबल हो जाए तो भी ठीक है। अब देखो, तीन अगर एयरक्राफ्ट कैरियर होते हैं ना, तो इनमें कैसे काम होता है कि एक मान लो कोई डैमेज हो जाए, कहीं रिपेयर की ज़रूरत है, तो वो आसानी से मेंटेनेंस, रिपेयर और रीफिट का काम आराम से हो सकता है। एक अगर सर्विस पे गया हुआ है तो दो में आराम से मैनेज कर लेंगे। तो इस तरीके से ज़रूरत तो है हमें, पर जो परिस्थितियां आज पेंडेमिक के बाद में इकोनॉमी की हो रखी है ना, उस पर हमें थोड़ा सोचना पड़ता है कि हमें वाकई में इस एयरक्राफ्ट कैरियर को एक कमीशन करने में अभी हमें एफर्ट्स लगाने चाहिए या कुछ डिले दिया जा सकता है, कारण कि इकोनॉमी के सामने ऑलरेडी बहुत सारे चैलेंजेस हैं। इसके अलावा अगर देखें तो इंडियन ओशियन में हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज और क्या निकल के आ रहा है, चाइना की जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी नेवी है प्लान, वो अपनी तरफ से लगातार इंडियन ओशियन में अपनी प्रेजेंस को बढ़ाए जा रही है। आज प्लान जो है वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा स्पीड से ग्रो करने वाली नेवी है, जिसमें 350 के लगभग तो शिप्स हैं और सबमरीन्स हैं। इसके अलावा चाइना के पास में भी अभी करंटली दो एयरक्राफ्ट कैरियर्स अवेलेबल हैं। उन एयरक्राफ्ट कैरियर्स के नाम है लियोनिंग और एक दूसरा है शेंडोंग। ये दोनों के दोनों ऐसे हैं जो कि अपने हिसाब से बहुत ज़्यादा कैपेबिलिटीज़ रखते हैं, जिसमें शेंडोंग जो है ना, वो तो चाइना का खुद का डेवलप किया हुआ है, और तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर पे चाइना अभी काम कर रहा है, जिसको टाइप 003 बोला जा रहा है। जैसे लियोनिंग को तो टाइप 001,
ठीक है, शेंदोंग को बोला जा रहा है टाइप 002, और ये जो तीसरा एयरक्राफ्ट करियर तैयार हुआ है इसको बोल रहे हैं टाइप 003। तो बोला आने वाले टाइम पे जिस तरीके से चाइना अपनी एग्रेशन दिखा रहा है उसमें अपने एयरक्राफ्ट करियर की प्रेजेंस भी राइज कर रहा है, तो 3 एयरक्राफ्ट करियर हो जाएंगे चाइना के पास में। ठीक है, अब ये जो अंडर कंस्ट्रक्शन एयरक्राफ्ट करियर है ना 003 चाइना वाला, वो कैटोबार टाइप का है। कैटोबार का मतलब कैटापल्ट असिस्टेड टेक ऑफ बट अरेस्टेड रिकवरी। इसमें क्या होता है कि मान लो ये एयरक्राफ्ट करियर है, ठीक है, ये जहाज है। अब इसमें क्या होता है कि यहां पर छोटा सा रनवे होता है, उस रनवे में टेक ऑफ भी करवाना होता है। अब आपको पता है कि रनवे में कितना लंबा रन लेने के बाद में टेक ऑफ किया जाता है एक प्लेन का, पर मुद्दा क्या है यहां पर कि छोटा सा रह गया ना, तो इसलिए यहां पर एक असिस्टेंस देने की ज़रूरत होती है। तो इसमें क्या होता है कि मान लो यहाँ पर ये प्लेन खड़ा है कोई, ठीक है, तो इस प्लेन में जो आगे वाले व्हील्स होते हैं ना उनके अंदर एक यूं रॉड सी अटका दी जाती है, जो कि उस प्लेन को खुद की स्पीड तो वो प्लेन लेगा ही एयरक्राफ्ट, पर वो कैटापल्ट है ना, गुलेल जिसको बोलते हैं, उसमें फंसा करके और स्पीड दे देगा, तो थोड़े से रनवे में ही वो टेक ऑफ कर जाता है। दूसरी चीज, अगर वही प्लेन एयरक्राफ्ट अगर लैंड करता है तो वो लैंड जैसे ही करेगा तो उसको एक्यूरेसी के साथ लैंड करना होता है, और यही जो रोड है, यही जो हुक है ना, ये उसके आगे वाले टायर के बीच में अटक जाता है, और फिर वो जो स्पीड है उसकी कंट्रोल कर ली जाती है और उसको रोक लिया जाता है। तो इस तरीके की जो कंडीशन या टेक्नोलॉजी है, या इस पे बेस्ड जो एयरक्राफ्ट करियर होते हैं उनको कैटापल्ट असिस्टेड टेक ऑफ बट अरेस्टेड रिकवरी ये बोला गया। ठीक है, तो टेक ऑफ में गुलेल की तरह स्पीड दे दी और रोकने के लिए अरेस्ट कर लिया उसको, तो ये हो गया कॉन्सेप्ट। इसके अलावा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्च सिस्टम भी वहाँ पर इस एयरक्राफ्ट करियर में तैयार कर रहा है चाइना। तो ऐसे में इंडो पैसिफिक रीजन में इंडिया को खुद की प्रिपरेशन को ज़्यादा रखने के लिए ज़रूरत है कि हम भी हमारी नेवल जो प्रेजेंस है, जो हमारी नेवी की स्ट्रेंथ है, उसको एडवांस करें। ठीक है, इसके आगे अगर हम देखें तो ये जो एयरक्राफ्ट करियर्स होते हैं ये बेसिकली क्या होता है, मोबाइल प्लेटफॉर्म होते हैं, एक जगह पे तो रहते नहीं है, चलते फिरते रहते हैं, इधर पानी में घूमते रहते हैं, और जहाँ पर ज़रूरत हो वहाँ पर इनकी प्रेजेंस हो जाती है। इसका मतलब अवेलेबिलिटी और आप कह सकते हो प्लेटफॉर्म की ऐसे टेंशन नहीं रहती। दूसरी तरफ अगर हम देखें, चाइना ने भी अपनी तरफ से डेवलपमेंट कर रखे हैं एंटी एक्सेस एरियल डिनायल। ठीक है, वेपनरी तैयार कर रहा है चाइना। ठीक है, जिससे कि नेवी चाइना की जो मेरीटाइम रीजन है, ठीक है, जो भी ओशन वाला एरिया है, वहाँ पर अगर कोई भी अगर आता है या फिर चाइना जहाँ अपने इंटरेस्ट को हार्म में या टेंशन में देखे तो अटैक करके उड़ा देगा। एक तरीके की किलर मिसाइल तैयार कर दी अल्टीमेटली ये कह सकते हो आप। ठीक है, इसके अलावा एसएनएस, इसका मतलब क्या, लार्ज फ्लीट ऑफ न्यूक्लियर अटैक, वो भी तैयार कर रखे हैं चाइना ने। इसके अलावा एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स तैयार कर रखी हैं चाइना ने। तो ये इतना सेगमेंट चाइना ने डेवलप किया है। तो इस केस में अगर हम ये मोबाइल प्लेटफॉर्म्स तैयार करेंगे तो थोड़ी बहुत रिस्क भी ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि ये मूव करते रहते हैं और इनका अगर मूवमेंट है उसको ट्रेस अगर चाइना जैसे कंट्री करते हैं तो उसमें हमें कहीं ना कहीं अलर्ट रहने की ज़रूरत है। पर और दूसरी तरफ इसके अलावा जो ऑन शोर जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं, जहाँ पर जैसे मान लो इंडिया की कोस्टल लाइन है ये वाली, अब यहाँ पर ऑन शोर और इधर अंडमान निकोबार भी है हमारे और लक्षद्वीप भी है, यहाँ पर अगर हमारा प्लेटफॉर्म अच्छे से तैयार हो जाए तो वो ज़्यादा अच्छे से हमारी हेल्प कर सकता है। क्योंकि एक तो कंडीशन आप ये ध्यान रखो, राइटर ये बताना चाह रहे हैं कि पैसे की कमी है। दूसरी चीज़ ये कि चाइना जैसे कंट्रीज़ को हम काउंटर करने के लिए एयरक्राफ्ट करियर को कमीशन करें तो उस केस में हमें चाइना की प्रिपरेशन को भी समझना होगा। ठीक है, तो इस केस में ऑन शोर जो ऑलरेडी अवेलेबल है हमारे पास में प्लेटफॉर्म्स, जहाँ पर एयरक्राफ्ट तैनात भी होते हैं और जहाँ से अच्छा खासा पेलोड ले जाने की क्षमता भी रहती है प्लेन्स में। अब सीधी सी बात है कि कोई एयरक्राफ्ट करियर पे कोई एयरक्राफ्ट या फिर जो भी फाइटर जेट है वो अगर लैंड करेगा तो आपको पता है ना कि कितना मुश्किल रहता है कि लैंडिंग करवाना, और उसमें एक वज़न की भी कैपेसिटी होती है झेलने की, एक लिमिट के बाद में वज़न नहीं झेला जाएगा। तो उस केस में अगर हम एक्स्ट्रा पेलोड देना चाहें, जैसे कि हम बात करें ऑन शोर जो एयरक्राफ्ट स्टेशन है वहाँ पर डिप्लॉयड कौन है, सुखोई 30 MKI, जिसकी कितनी रेंज है उस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म से लॉन्च होने के बाद में 1500 किलोमीटर, और उस पर अगर हम ब्रह्मोस मिसाइल और डिप्लॉय कर दें तो 400 किलोमीटर और ऐड हो जाएगा। इसका मतलब कि अंडमान एंड निकोबार वाले एरिया में अगर यहाँ पर हम डिप्लॉय कर दें
सुखोई को, तो उसकी रेंज वहाँ से कितनी आगे तक हो जाएगी, लगभग 1900 किलोमीटर तक की रेंज हो जाएगी, जिसमें इजीली वो कवर कर सकता है आसपास के बहुत बड़े रीजन को, इंडियन ओशन की बात करें। इसके अलावा लक्षद्वीप वाले एरिया में भी हम हमारा डेवलपमेंट कर सकते हैं। देखो अंडमान एंड निकोबार में तो ऑलरेडी ट्राई सर्विस बेस अवेलेबल है, ठीक है। ट्राई सर्विस का मतलब आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों के लिए। और दूसरी तरफ लक्षद्वीप में भी हम इसी तरीके के डिप्लॉयमेंट कर दें तो हमारा आसपास में सिक्योरिटी के लेकर के ऑन शोर जो हमारी प्रिपरेशन है ना, वो ही अच्छी खासी हो जाएगी। तो राइटर इस तरीके से सजेशन दे रहे हैं कि भाई हमारे पास में एक एयरक्राफ्ट कैरियर ऑलरेडी है, एक एयरक्राफ्ट जो दूसरा हम कमीशन कर रहे हैं उसको पिछले 17 सालों में तैयार किया गया है, तो टाइम ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लगा है और बजटरी एलोकेशन भी इतना ज़्यादा नहीं रहता। और इसमें अगर हम देखें कि जो हमारे डिफेंस के लिए बजटरी एलोकेशन होता है उसमें सबसे कम बजट जिसको मिलता है वो है नेवी। तो इस तरीके से हमें हमारे पास में जो अवेलेबल इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, उसको अच्छे से यूज़ कर लें, बजाय कि हम एक्स्ट्रा पैसा खर्च करें, तो ज़्यादा ठीक है। तो अल्टीमेटली राइटर जो है सजेशन एक ही चीज़ का दे रहे हैं कि भाई बात ऐसी है कि ये जो विक्रांत हम जिसकी एयरक्राफ्ट करियर की बात कर रहे हैं ना, तो इसको बनाने में 23,000 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। और इस केस को लेकर के हमें अगर हमारी इकोनॉमी की पोजीशन की बात करें तो एक बार इस साल की बजाय हम नेक्स्ट ईयर के लिए कमीशनिंग अगर रखें इस एयरक्राफ्ट करियर की, तो कोई रिस्क वाली चीज़ नहीं है, क्योंकि हमारे पास में प्रिपरेशन ऑन शोर ऑलरेडी अवेलेबल है। इसके अलावा दूसरे प्रोजेक्ट्स भी चल रहे हैं बड़े बड़े, जैसे कि स्कॉर्पियन सबमरीन के लिए आप देखो P-75 प्रोग्राम चल रहा है। इसी तरीके से P-75 इंडिया, ये क्लास सबमरीन के लिए एक प्रोग्राम चल रहा है। इसके अलावा विशाखापट्टनम P-15B क्लास डिस्ट्रॉयर, ये शिप्स की कैटेगरी है। नीलगिरी क्लास के लिए अलग से चल रहा है। तो ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स और भी चल रहे हैं जिनमें हम हमारी सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं। तो ऐसे में हमें सोच समझ करके आगे चलना होगा। दूसरी तरफ अगर हम नज़र डालें तो कॉड या मालाबार नेवल एक्सरसाइज की बात करें, जिसमें यूएस, जापान और ऑस्ट्रेलिया की नेवीज पार्टिसिपेट करती है, वहाँ पर हमें नो डाउट हमारा पार्टिसिपेशन इंक्रीज करना चाहिए, पर हमें डोमेस्टिक इश्यूज़ को भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस पेंडेमिक ने जिस तरीके से इकोनॉमी को डेंट किया है हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते। तो एक बार हम कुछ दिनों के लिए या कुछ महीनों के लिए इस कमीशनिंग को थोड़ा डिले कर सकते हैं। तो ये परिस्थिति चैलेंज भी बता दिए हमारी सिक्योरिटी के लिए, हमारी ज़रूरतें भी बता दी और हमें क्या करना चाहिए वो भी बता दिया। तो एक कॉम्प्रिहेंसिवली इस आर्टिकल को हमने कवर कर लिया। बाकी व्लादिमीर पुतिन और ये यूक्रेन वाला जो इशू है वो देखो हमने कल एक्सप्लेन पेज पे अच्छे से डिस्कस किया है, वो आप एक्सप्लेन पेज ज़रूर देख लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक शेयर कर दिया है। और एक बार अगर आप खुद से रीडिंग मारना चाहो तो रीडिंग मार देना, ठीक है, क्योंकि चीज़ें रिपीट हो रही हैं, है ना, और ज़्यादा हमें कोई पीएचडी नहीं करनी है उस पर्टिकुलर टॉपिक पे। अगर आपको फिर भी लगे तो आप खुद से एक बार पढ़ लेना, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।